नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया संचालित हो रही है। 4 चरणों में चुनाव होने हैं। प्रथम चरण में गोरखपुर जनपद को प्रथम चरण में ही सम्मिलित किया गया है, यानी गोरखपुर जनपद में 15 अप्रैल को चुनाव होने हैं। प्रत्याशी लगातार अपने भाग्य विधाता यानी मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और उनसे अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। चूँकि चुनाव लोकतंत्र का एक महापर्व माना जाता है, हमारा भी यही प्रयास है कि इस लोकतंत्र के महापर्व में जो प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, उनकी भावनाओं को, उनकी अभिव्यक्ति को आप तक अपने प्लेटफार्म के माध्यम से पहुंचाऊं। लगातार इसका प्रयास चल रहा है और उसी क्रम में आज हमारे साथ गोरखपुर जनपद के मालहनपार ग्राम पंचायत से ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार फड़ीस चंद उर्फ सोनू चंद जी हमारे साथ हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और उनकी भावनाओं से आपको रूबरू कराएंगे। फड़ीस जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले आपका सादर बंदन अभिनंदन। मालमपार की गणमान्य जनता का मैं सादर बंदन अभिनंदन करता हूं। फड़ीस जी, चूँकि हमने नाम बताया है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जन्म स्थान कहाँ है, कब हुआ था, क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? मेरा जन्म स्थान मालमपार, ग्राम मालमपार में हुआ था 15 जुलाई 1981 को। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय सुरेंद्र चंद जी हैं, जो पेशे से एक शिक्षक और पूर्व प्रधान मालमपार हैं। माताजी का नाम श्रीमती चित्रलेखा चंद है और हम लोग चार बहनें और एक मैं भाई हूँ। आपकी शिक्षा दीक्षा जो मेरी शिक्षा दीक्षा प्राथमिक शिक्षा मेरी मालमपार में हुई है और प्राथमिक विद्यालय मालमपार में मेरी शिक्षा हुई है। उस तक मेरे 1991 में मेरे पिताजी की हत्या होने के बाद मेरी शिक्षा दीक्षा गोरखपुर के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में हुई। 9वीं से 10वीं, 11वीं, 12वीं सब महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर में हुई। इंटर के बाद मेरा चयन पॉलिटेक्निक में हुआ, जहां मैंने 3 वर्षीय डिप्लोमा टेक्सटाइल डिज़ाइन स्पेशलाइजेशन इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से किया। उस डिप्लोमा के बाद मैंने रेमंड, एल्प्स इंडस्ट्री, रेनबो डेनिम, सूर्या लक्ष्मी, तरह तरह की इंडस्ट्रियों में मैंने काम किया हुआ है। एज ए कहीं पे जूनियर ऑफिसर, कहीं पे वीविंग ऑफिसर के रूप में, शिफ्ट इंचार्ज के रूप में मैंने काम किया है। लेकिन कुछ पारिवारिक दिक्कतें होने की वजह से मैं पुनः अपने घर पे आ गया और यहाँ से मैंने फिर से सामाजिक कार्यों में जुटा। उसके बाद मैं सामाजिक कार्य करता रहा। आपकी शिक्षा यानी पॉलिटेक्निक के बाद जब आप अपने गांव की तरफ फिर वापस आए, तो फिर आपने जो है स्नातक किया। स्नातक के बाद उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जब मैं वापस आ गया एल्प्स रेमंड छिंदवाड़ा से, तो फिर मैं यहाँ पे आके अपनी उच्च शिक्षा में सबसे पहले मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन को मैंने स्नातक किया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से मैंने स्नातक किया। उसके बाद फिर मैंने विधि शिक्षा किया। वर्तमान समय में LLM डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। बिल्कुल। यानी आपने विधि स्नातक की शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद आप जो है LLM यानी मास्टर डिग्री आप जो है विधि में उसमें प्रवेश आपने ले लिया है। आपने बताया कि आपके पिताजी ग्राम प्रधान थे। आपके अंदर किस तरह से प्रेरणा, कैसे ये मिली, कहाँ से मिली कि आप स्वयं जो है आज 2021 के इस पंचायत चुनाव में आप प्रत्याशी हैं? क्या कहेंगे? शुरू से मेरा घर सामाजिक सरोकार से जुड़ा रहा है। जैसा कि मेरे बाबा भी मतलब ग्राम प्रधान रह चुके थे, मेरे पिताजी भी ग्राम प्रधान रह चुके थे और मेरे बड़े पिताजी भी
सामाजिक कार्यों में रह चुके थे, संगठन के कार्यों में, अन्य जगहों पे। वहीं से मुझे सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा मिली। उसके बाद से काफ़ी दिनों बाद मैं अपने सारे शिक्षा के सारे कार्य करने के बाद तदुपरांत मैं सामाजिक कार्यों से मैं जुड़ा। उसके बाद से मेरी मतलब प्रेरणा मिली कि मुझे भी सामाजिक कार्य अपने पिताजी की तरह उससे करना चाहिए। तभी से मेरे सामाजिक कार्य में आपकी सहभागिता बढ़ी और आप ग्राम प्रधान पद के इसमें प्रत्याशी हैं। आप विधि स्नातक हैं, तो विधि स्नातक होने के नाते ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी जो है आपके अंदर अच्छी सोच है कि आपने जो है पंचायत चुनाव से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने की आपने सोची। चूँकि लोकतंत्र में जो पंचायत राज व्यवस्था है, जो हमारी ग्रामीण व्यवस्था है, लोकतंत्र का एक मजबूत आधार कही जाती है। तो आज जब आप एक प्रत्याशी के रूप में आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपने गांव में जा रहे हैं, तो लोकतंत्र का जो वास्तविक स्वरूप है उसका दर्शन करने को आपको मिल रहा होगा। कैसे व्यक्त करेंगे आप जो है हमारे दर्शकों के समक्ष? सबसे पहले तो पंचायत, ग्राम पंचायत सबसे पहली लोकतंत्र की सबसे पहली पाठशाला है, जहाँ से लोकतंत्र प्रस्फुटित होता है, जहाँ से लोकतंत्र की आधारशिला ही रखी जाती है। गांधी जी ने कहा कि लोकतंत्र अगर देखना है तो गाँव में जाइए, गाँवों के बीच जाके बसिए, गाँवों को देखिए जहाँ पे लोकतंत्र प्रस्फुटित हो रहा है और लोकतंत्र जहाँ पे जीवंत रूप से देखा जा सकता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से लेके आज तक के लोकतंत्र में सभी क्रमागत लोकतंत्र की एक आपको झांकी दिखेगी, जहाँ पे विचारों की, वहाँ की व्यवस्थाओं की धीरे धीरे क्रमशः विकास होता गया और जहाँ आज लोकतंत्र इतने बड़े स्थल के रूप में आपको दिख रहा है। मतलब गांव में एक सम्मिलित स्वरूप लोकतंत्र का जो है आपको देखने को मिल रहा है। प्राचीनता से लेकर के और नवीनता तक जो है सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। अच्छा, आप मतदाताओं के बीच जा रहे हैं जी। तो चूँकि विकास एक अनवरत प्रक्रिया है, वो होता ही रहता है और कुछ न कुछ कमियां रहती ही हैं उसमें। तो आपको गांव में जो बुनियादी सुविधाओं की अगर हम बात करें तो आपको प्रथम दृष्टया क्या समस्या नज़र आई कि गांव में अगर प्रधान पद पर आपका चयन कर लिया जाता है तो उन समस्याओं को आप पहले दूर करेंगे? क्या समस्या आपके नज़र में दिखी? हमारे यहाँ एक सार्वजनिक सरकार के द्वारा चयनित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको शुद्ध हिंदी में हम लोग कहा जाए गांव की भाषा में कोटा की एक बहुत बड़ी समस्या हमारे गांव में। विगत 15 वर्षों से कोटा इस दूसरे गांव से होते हुए टिकरिया, मसूरिया, पीड़िया, राउतपाल, दसवतपुर, तमाम जगहों पे हमारी माताएं, बहनें, बूढ़े, बच्चे कोटा के लिए मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए इन 15 वर्षों से अनवरत इस चक्कर लगा रहे हैं। फिर भी उनको कोटा की जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मूलभूत सुविधाएं उनको नहीं उपलब्ध हो पा रही। अगर जनता जनार्दन मुझे अपना आशीर्वाद देती है तो मैं सबसे पहला मेरा मुख्य कार्य होगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली कोटा को अपने गांव में स्थापित करना और माताएं बहनों को जो ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उससे किसी भी तरह से छुटकारा दिलाना, कोटा को अपने गांव में मतलब ये सबसे बड़ी समस्या आपको ये दिखी। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि 15 वर्षों से अगर गांव में कोटा की समस्या बनी हुई है और इसके लिए जो है तात्कालिक जो वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हैं वो जिम्मेदार हैं। निश्चित रूप से ये उपेक्षा का एक जो भाव है गांव के लोगों के प्रति, ये नहीं होना चाहिए। और इन समस्याओं पर यदि आपका ध्यान गया है तो निश्चित रूप से आम जनमानस से जुड़ने का एक बहुत ही बेहतर माध्यम आपने अपनाया है। फड़ी जी, ये बताएं कि गांव के लोग, जब आप गांव में जा रहे हैं तो गांव के लोगों को किस तरह से आप आश्वस्त कर रहे हैं कि
मैं कोटा के अलावा और जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे सड़क है, बिजली है, पानी है, उन समस्याओं का जो निराकरण होना है, उसके लिए आप उनको कैसे आश्वस्त कर रहे हैं, क्या कहेंगे? केंद्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, सबसे पहले ग्रामीण स्तरों ग्राम में उसको क्रियान्वित करना, ये पहला मेरा दायित्व रहेगा। अगर जनता जनार्दन अगर मुझे अपना आशीष देती है तो, क्योंकि अगर सरकार की सारी केंद्र और राज्य सरकार की सारी योजनाओं का अगर क्रियान्वयन ग्रामीण स्तर पर हो जाए तो गांव अपने आप में एक सशक्त होगा, और गांव की सशक्तिकरण भारत के सशक्तिकरण का एक पहला ही आधार माना जाएगा। मतलब सरकार की योजनाएं जो है, जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन आप ग्रामीण स्तर पर कराने के लिए प्रयास करेंगे। गांव का या पूरे देश का अगर मैं कहूं कि रीढ़ होता है कृषि और किसान, तो किसान समृद्धशाली हो, हमारी कृषि समृद्धशाली हो, इसके लिए जो है आप के दिमाग में जो है क्या चल रहा है, किस तरह से जो है किसानों को आप प्रेरित करेंगे? चूँकि गांव का हर व्यक्ति लगभग किसान है और 80% जो हमारे गांव की जनसंख्या, देश की जो जनसंख्या है वो गांव में बसती है और उसमें सारे लोग किसान होते हैं। तो उनके लिए आप और बेहतर स्वरूप में योजनाओं को ले आएंगे, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो गांव की जनता के लिए मैं सहकारिता की आधारशिला रखना चाहता हूं। सहकारिता एक ऐसी चीज़ है जिससे गांवों का उत्थान होगा, क्योंकि आज सहकारिता जब आएगी तो प्रत्येक आदमी के पास परंपरागत खेती के साथ साथ मतलब व्यापारिक खेती का भी एक चलन आएगा। तो मैं सभी अपने ग्रामवासियों को आह्वान करूंगा कि वो परंपरागत खेती के साथ साथ व्यापारिक खेती भी करें। जैसे चावल, दाल, गेहूं तो हम पैदा कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम फूल की खेती करें, इसके तुलसी की खेती करें, और जो सरकार के द्वारा जो एक बनाया गया प्लेटफार्म है वहाँ पे जाके इसको बेचें। जैसे जब बेचेंगे तो हमारी मतलब ग्रामीण स्तर पे हमारी आय बढ़ेगी। जब हमारी आय बढ़ेगी तो ग्रामीण स्तर पे हमारे लोगों का मतलब प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी, जिससे उनकी मूलभूत सुविधाओं का प्रतिदिन मतलब बढ़ोतरी होगी, जिससे वो चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए, अन्य कार्यों के लिए वो धन का सक्षम हो सकते हैं और जिसका वो लाभ उठा सकेंगे। आपने कहा कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य की बात आपने कहा, तो स्वास्थ्य से ही मैं बात शुरू कर देता हूँ। स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी समस्या है आज भी गाँव में। ग्रामीण स्तर पर सरकार की जो व्यवस्था है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन अक्सर देखने को ये मिलता है कि ग्रामीण स्तर पर चिकित्सकों की दवा है, सब कुछ है, लेकिन चिकित्सक नहीं है। लगातार सरकार निर्देश देती है कि चिकित्सक गाँव में रहें, गाँव में रहेंगे तो गाँव के लोगों को चिकित्सीय सुविधा मिलेगी। इसके लिए ग्राम प्रधान जो होता है, जो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि वो इसकी मॉनिटरिंग करे कि उसके यहाँ जो है स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो, चिकित्सक वहाँ उपलब्ध रहें। तो इस दिशा में आप किस तरह से कार्य करेंगे, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो ग्रामीण स्तर पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनके ऊपर जो भी प्राथमिक का डॉक्टर आए या जो भी चिकित्सक आए, उनसे मतलब बातचीत करके उनके रुकने की व्यवस्था या जो भी उनके वहाँ पे कर्मचारी हों उनके लिए एक मतलब रहने की व्यवस्था या उनके मतलब उनके लिए मतलब व्यवस्था देना, ये हमारा पहला वो रहेगा कि वो यहीं पे रहें। इसलिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिलाधिकारी इत्यादि जगहों पर बात करके मतलब अगर ये सरकार की योजना में है कि उनको रात्रि विश्राम करना है तो ग्राम प्रधान, अगर जनता जनार्दन मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं चाहूँगा कि वो चिकित्सक भी ज़रूर यहाँ पे रुकें
और अपने दायित्व की पूर्णतः से निर्वहन करें। बहुत अच्छा जो है। इस तरह से अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो प्राथमिक शिक्षा भाई ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक पाठशालाओं की जो व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है, चूँकि शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया और हर व्यक्ति को शिक्षा की गारंटी प्रदान कर दी गई, तो हर व्यक्ति साक्षर हो, हर लड़का साक्षर हो। उसके लिए जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनके सुदृढ़ीकरण में किस तरह से आप सुपरविजन करेंगे, क्या कहेंगे आप? आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए के कहे शब्दों को पालन करते हुए कि लेखनी भाग्य विधाता होती है, तो कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। तो मैं सभी माताओं व आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को विद्यालय भेजें, क्योंकि सरकार उनको ड्रेस दे रही है, मिड डे मील योजना दे रही है, छात्रवृत्ति उपलब्ध करा रही है। तो इसलिए वो जाएं, विद्यालय जाएं और वहाँ पे जाके मतलब शिक्षा ग्रहण करें। ये बहुत अच्छी व्यवस्था होगी अगर इसका क्रियान्वयन या मूर्त स्वरूप यदि आपके कार्यकाल में देखने को अगर मिले। हम आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ ले जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छता कार्यक्रम था में उसकी शुरुआत हुई, बाद में वो एक मिशन मोड में आया, स्वच्छता की प्रेरणा लोगों को मिली और ग्रामीण स्तर पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। आप यदि ग्राम प्रधान चुने जाते हैं तो स्वच्छता को और प्रेरित करने के लिए क्या करेंगे? अगर जनता जनार्दन मुझे आशीर्वाद देती है और मैं गांव का प्रधान बनता हूं, तो सबसे पहले स्वच्छता के लिए जो हमारे घरों का जो कचरा है, जो कचरा है उससे हम लोग बायो कंपोस्ट खाद बनाएंगे और बायो कंपोस्ट खाद से हम जैविक खेती करेंगे। और जैविक खेती के द्वारा जो पेस्टिसाइड है, यूरिया है, उसका हम धीरे धीरे उसका कम करेंगे ताकि जो कैंसर की बीमारी है, गैस की बीमारी है, आज संबंधी जो बीमारी है, उसका कुछ हद तक मतलब जो गांव निराकरण हो सके। और स्वच्छता के लिए पेड़ भी लगाएंगे, बरगद लगाएंगे, पीपल लगाएंगे, जिससे हमारे गांव में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बड़ों बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए जो लाभकारी हो। इन सब मतलब पर्यावरण को भी आप सुदृढ़ करेंगे। पर्यावरण के लिए भी हम कटिबद्ध रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसी में अगर मैं जोड़ दूं, भारत सरकार ने अभी जो वर्तमान बजट अभी पिछला जो पेश किया, तो उसमें बताया कि जो है अब हर घर नल की व्यवस्था जो है सरकार के द्वारा की जाएगी। पहले जो सामूहिक स्तर पर पानी की व्यवस्था होती थी, इंडिया मार्का हैंडपंप लगाए जाते थे, अब वो व्यवस्था बंद कर दी गई और अब हर व्यक्ति को, हर घर को संतृप्त कर दिया जाएगा स्वच्छ पेयजल से। तो इसके लिए क्या आपने अपने दिमाग में सोचा है कि किस तरह से लोगों को आप प्रेरित करेंगे कि वो स्वच्छ जल ग्रहण करें, ताकि जब स्वच्छ जल ग्रहण करेंगे तो बीमारियों से उनको मुक्ति मिलेगी और वो स्वस्थ रहेंगे। जब वो स्वस्थ रहेंगे तो हमारा पूरा भारत स्वस्थ रहेगा। देखिए, एक कहावत है, जल ही जीवन है। जब जैसे आपने कहा कि रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब पुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो पानी की व्यवस्था आप जो है सुदृढ़ करेंगे जो है लोगों को। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे गांव में जल स्तर जो है वो बहुत नीचे चला गया है, तो सभी लोग को समरसेबल लगाना पड़ रहा। अब जिनके पास रुपया है वो तो समरसेबल लगा लेंगे, लेकिन जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो समरसेबल की व्यवस्था क्या करेंगे? तो परम पूज्य मोदी जी ने एक योजना, जल संरक्षण के साथ साथ एक योजना का क्रियान्वयन किया है कि हर घर में 2021 तक 22 तक पानी की सुविधा टोटी के माध्यम से पहुंचेगी। तो इसके लिए हमारे गांव में पानी की टंकी बने, जहां पे पानी की सभी के घरों में एक स्वच्छ जल और निर्मल जल लोगों को मिले और ताकि उस जल से लोग लाभान्वित हों और घरों की महिलाओं, बच्चों को, सभी को एक स्वच्छ जल, पेय जल की सुविधा उपलब्ध हो सके।
फरीद जी, अगर हम महिला सशक्तिकरण की दिशा में बात करें आपसे, तो आप गांव में जा रहे हैं, चूँकि राजनीति की प्रथम पाठशाला उसमें आप अपना जो है भाग्य आजमा रहे हैं, और विशेष तौर से महिला सशक्तिकरण की दिशा में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि महिलाएं किस तरह से मुखर होकर के, जो महिलाएं कभी घूंघट में रहा करती थीं और अपनी बात तक नहीं कह पाती थीं, क्या वो आज अपनी समस्याओं से भी आपको अवगत करा रही हैं? क्या कहेंगे आप? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को अगर सचमुच कोई मतलब साकार कर रहा है तो मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। क्योंकि जब वो भी दौर था जब महिलाएं घूंघट में रहती थी और कुछ बोल नहीं पाती थी। आज महिलाएं सशक्तिकरण के इस रूप में हैं कि महिलाएं अपनी समस्याओं को खुद बता रही हैं कि मेरे पास आवास नहीं है, ये घर ऐसे टूटा हुआ है, पानी गिरता है, पानी जल निकास की व्यवस्था नहीं है, कि कैसे वो एक गड्ढा बना के जल को वहाँ पे रोक रही हैं, फिर धीरे से शाम होने के बाद उस जल को निकाल के फिर खाली ज़मीनों पे फैला रही हैं। और इस तरह से कैसे उनका जीवन एक थोड़ा परेशानी भरा है, वो बता रही हैं कि कैसे नालियों पे नाली ओवरफ्लो होकर सड़कों पे पानी हो जा रहा है, जिससे मच्छर और अन्य तरह की बच्चे उनके गिर जा रहे हैं, या खुली नाली होने के कारण उनके बच्चे कैसे पैर उनका फंस जा रहा है, गिर जा रहे हैं। अब महिलाएं जो हैं सशक्तिकरण के मामले में अपनी समस्याओं को बता रही हैं, कह रहा समाधान हो, तो अन्य तरह से तो महिला सशक्तिकरण इस तरह से गांव में दिख रहा है। मतलब सरकार की जो सोच थी वो कहीं ना कहीं साकार हो रही है। पहले आप गांव में ये भी दिख रहा है कि लड़की होने पे भी लोग बैंड बाजा बजा लड़की होने पे भी लोग खुश हो रहे हैं। सरकार की मंशा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहीं ना कहीं वो मूर्त रूप ले रही है। अब आजकल की लड़कियां बाहर जा रही हैं, शहर तक पढ़ रही हैं। अब हमारे गांव की कुछ लड़कियां डिप्लोमा कर रही हैं। मेरी बहन खुद BA LLB LLM नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़े। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग कर रहे हैं, महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं और निश्चित तौर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को साकार कर रही हैं। उसकी मुख्य धारा से महिलाएं जुड़ रही हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसे अपने गांव के लोगों का मान सम्मान स्वाभिमान भी सुरक्षित करना होता है। तो गांव की जनता, गांव का व्यक्ति अपने आप को दोयम दर्जे का नागरिक न समझे तो उनके मान सम्मान और स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए किस तरह से आप अपने आप को कारगर साबित करेंगे? क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो सभी को समानता का अधिकार है, तरह तरह की चीज़ें हैं। तो अगर कहीं कोई उपेक्षित महसूस कर रहा है तो सरकार की बहुत सी मशीनरियां हैं, बहुत से चीज़ें हैं कि जिससे वो कहीं जाता है तो कैसे उनके समस्याओं का समाधान होगा। जैसे रोज़गार के लिए लोग बाहर जाते हैं, दिल्ली बम्बई जाते हैं, जहाँ 200-400 रुपया दिहाड़ी उनको 300 रुपये मिल रहा। तो सरकार की कई योजना है, जैसे स्किल्ड ऑपरेटर। तो जो उनके अंदर की जो झिझक है उसको कहीं ना कहीं इस ट्रेनिंग के माध्यम से, एक कोर्स के माध्यम से उनके अंदर का जो विकास हो, क्रमिक विकास हो, वो किया जाए। और जैसे स्किल्ड की तरह रहेंगे और धीरे धीरे उनका मनोबल भी बढ़ा रहेगा। जब मनोबल बढ़ा रहेगा तो वो कहीं भी जाके अपनी बात को रख सकते हैं। अपनी वेतन मजदूरी का उपेक्षित नहीं महसूस करेंगे। जो वेतन मजदूरी उनकी 400 है तो 400 उनको मिलेगी। लेकिन उसके लिए उनको प्रधानमंत्री कौशल विकास, उत्तर प्रदेश कौशल विकास, अन्य योजनाओं से उनको जुड़ना पड़ेगा। और जो भी सरकारी योजना है उनको लाभ मिलना चाहिए। मिलेगा ही अगर वो अपने आप को सशक्त करेंगे, स्वावलंबी करेंगे तो धीरे धीरे उनको उसका लाभ भी मिलेगा। तो वो अपने आप को, जब आदमी स्किल्ड होगा तो अपने आप को दोयम दर्जे का नहीं समझेगा, उसके अंदर एक भावना आएगी और उसका भी स्वाभिमान जागृत होगा। उनको और अपनी बात को प्रमुखता से रख सकते। आप फरीद जी एक चीज़ और बताएं, मालहन पर
ग्राम पंचायत से आप ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। मालनपार एक बड़ा कस्बा है, तो अन्य गांवों से हट करके मालनपार की बात जो है सोची जा सकती है या सोचनी चाहिए। तो यहाँ एक बड़ा कस्बा होने के नाते मालनपार में विकास के तमाम सारे आयाम विकसित हों, इसके लिए आप क्या करेंगे? जैसे मालनपार में तरह तरह के मतलब रोजगार के अवसर होने चाहिए, ताकि हमारे यहाँ का युवा कहीं और ना जाए, यहीं पे रोजगार भी करे और यहीं पे स्वरोजगार भी करे। और जैसे एक मोजे की फैक्ट्री लगाए, बनियान की फैक्ट्री लगाए और तरह तरह की एक ही फ्लैट लॉक मशीन, ओवरलॉक मशीन से बनियान बना दे, कम लागत में 100 उद्यमी बन जाए। 100 उद्यमी बनेगा तो एक कुशल भारत, कौशल भारत और स्वावलंबी भारत का पहली नींव पड़ेगी। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तो आर्थिक मजबूती होनी चाहिए गांव के अंदर, महिलाओं के अंदर भी मतलब सहकारिता की भावना होनी चाहिए। जैसे माटी कला बोर्ड के माध्यम से उनको जोड़ा जाए, टेराकोटा से जोड़ा जाए या ब्लॉक प्रिंटिंग से उनको ट्रेनिंग देके उनको स्वावलंबी बनाया जाए। जब एक स्वावलंबी भारत या स्वावलंबी गांव बनेगा तो धीरे धीरे रोजगार के कई अवसर वहाँ पे कई प्लेटफार्म बनेंगे। जब कई प्लेटफार्म बनेंगे तो हमारी आर्थिक समृद्धि उस गांव की बढ़ेगी। जैसे हमारे गांव में कई तालाब और पोखरे हैं, तो फिशरीज का कैसे सही से उत्पादन हो, फिशरीज मत्स्य पालन कैसे अच्छे से हो और उस मत्स्य पालन के थ्रू से सहकारिता से कैसे जोड़ दिया जाए और धीरे धीरे उस मत्स्य पालन के से गांव के विकास को और कई लोगों के रोजगार से और स्वरोजगार से कैसे जोड़ा जाए कि गांव का भी विकास हो, समूह का भी विकास हो और जन की भी विकास हो। इस तरह से ही गांव को सहकारिता के माध्यम ग्राम से पंचायत में मालनपार को आप इस तरह जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से आम जनमानस को मिले, ये सरकार की मंशा होती है। जी। लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि ग्रामीण स्तर तक आते आते जो क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिसके ऊपर होती है उनके अंदर शिथिलता आ जाती है। तो इसके लिए भी हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए ग्रामीण स्तर पर, लेकिन ग्राम का प्रतिनिधित्व ग्राम प्रधान के पास होता है, इसलिए उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी हो जाती है कि सरकार की योजनाओं को अक्षरशः वो अपने ग्राम पंचायत स्तर पर उसको उतारे। तो उसके लिए क्या है आपने सोच रखा है, क्या करेंगे? सबसे पहले तो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, सरकार खुद मतलब एक बड़े अखबारों में प्रकाशन करती है, टीवी चैनलों के माध्यम से उसका प्रसारण करती है। तो सभी ग्रामवासियों को अपने हक और अधिकारों के लिए जागरूक रहने की ज़रूरत है। ग्राम प्रधान का प्रमुख दायित्व है कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही प्रत्येक योजनाओं को अपने ग्रामवासियों को मतलब उससे लाभान्वित कराए, लाभान्वित कराए। ये ग्राम प्रधान का प्रथम दायित्व है। अब लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग क्या करते हैं कि वो वोट दिया, वो वोट नहीं दिया, मतलब भेदभाव लोग करके सरकार की समस्त योजनाओं को जन जन तक नहीं पहुंच पाती है। जैसे आयुष्मान योजना हुआ और अन्य योजनाएं हुई, पानी की योजना हुई या विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन इत्यादि योजनाओं को ये प्रधान का प्रथम दायित्व है कि उन सभी लोगों तक पहुंचाना जो इसके लिए पात्र हैं। तो सबसे पहले या आवास योजना हुआ, जो भी योजना है किसी सभी स्तर पे तमाम सारी योजनाएं हैं जो जिसका क्रियान्वयन ग्रामीण स्तर पे ये प्रधान का प्रथम दायित्व है। इसको सभी जो भी प्रधान पद पे जो उम्मीदवार हैं या जो भी जनता जनार्दन जिनको भी अपना आशीर्वाद देके जनता जिसको भी बनाती है, उसका प्रथम दायित्व ही है कि सरकार के द्वारा लागू की गई समस्त योजनाओं को सभी पात्र उम्मीदवारों तक किसी मतलब जन जन तक पहुंचाना ये ग्राम प्रधान का प्रथम दायित्व ही है। अगर सभी प्रधान अगर ऐसा करते हैं तो एक सशक्त भारत के रूप में
मतलब एक हमारा बहुत बड़ी देश- उपलब्धि होगी। नहीं, जैसे आपने कहा कि लोग भेदभाव करते हैं कि फला ने वोट दिया तो हम उसका काम करेंगे, फला ने वोट नहीं दिया तो हम उसका काम नहीं करेंगे। ग्रामीण स्तर पर जो लोकतंत्र का स्वरूप, जैसा कि अभी हमने शुरुआती दौर में जब बात किया कि ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र का जो स्वरूप देखने को मिलता है, उसमें न तो दलीय निष्ठा काम करती है, न तो किसी तरह की जाति व्यवस्था काम करती है, न कोई वर्ण व्यवस्था काम करता है। तो जनता जब यहाँ इन सारी बुराइयों को ख़त्म कर देती है, तो प्रधान पद पर आसीन होने वाला व्यक्ति अगर वो भेदभाव करता है तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या और बहुत बड़ा लोकतंत्र का अपमान है। ये नहीं होना चाहिए। फरीद जी, चलते चलते आपसे एक सवाल मैं और करना चाहता हूँ कि हम आपको अग्रिम बधाई भी देते हैं कि आप ग्राम प्रधान बने, मालनपार के ग्राम पंचायत के मुखिया के तौर पर आप आसीन हों उस पद पर। यह हमारी अग्रिम शुभकामना भी है आपको। लेकिन इसी के साथ एक सवाल हमारा है कि यदि आपको जनता अगर अपना प्रतिनिधित्व सौंपती है तो वो 3 काम क्या होंगे प्राथमिकता के तौर पर, जिसको आप प्रधान पद पर आते ही करेंगे? वो अगर अगर मुझसे पूछा जाए कि आपकी सबसे पहली योजना 3 प्राथमिकताएं आपकी क्या? तो सबसे पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त करना, अर्थात कोटा को अपने गांव में लाना। दूसरी कि जो नालियां बंद पड़ी हैं या जिससे जल निकास की व्यवस्था नहीं हो पा रहे, उन नालियों को साफ सफाई करवाना, उनकी रख रखाव करना। तीसरा सड़क। चौथा आवास, सभी के लिए सरकार के द्वारा आए गए आवास का सभी को देना, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास वो नहीं, आवास सभी को सभी को आवास देना।